पिछले 1 महीने से सविता के व्यवहार में आए परिवर्तन से सतीश जी काफ़ी परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सारा दिन चहकने व होठों पर मुस्कान लिए घर के कामों में व्यस्त रहने वाली सविता अचानक से शांत कैसे हो गई। सविता का ईश्वर पर पहले भी श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन इस प्रकार वह सारा दिन ईश्वर आराधना में नहीं डूबी रहती थी। सभी से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी। इस तरह से खोई खोई सी और शांत तो कभी नहीं रहती थी। सविता कम से कम दिन में एक बार तो अपने दोनों बच्चों बेटे शुभांगी और बेटी शुभम से ज़रूर फ़ोन पर बात करती थी। बेटी शुभांगिनी का विवाह जबलपुर में हुआ था, लेकिन वह सागर में रहती थी क्योंकि उसका पति हरीश और वह दोनों सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और उनकी एक बेटी भी थी, हर्षिता। बेटा शुभम और उसकी पत्नी आरती बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में थे। उनका भी एक बेटा था, अंश। चुप्पी सतीश जी को बेहद बेचैन कर रही थी और उधर सविता इस दुविधा में थी कि वह किस प्रकार अपने मन की व्यथा सतीश जी के संग साझा करे। सविता नहीं चाहती थी कि वह सतीश जी को उस सच्चाई से अवगत कराए जिसे सुनकर उन्हें दुख हो या उनके मन को ठेस पहुँचे। सविता असमंजस की पड़ गई कि वह सतीश जी से कैसे कहे कि जिन बच्चों पर वह अपनी जान छिड़कती थी, उनके एक फ़ोन कॉल पर वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास दौड़ी चली जाती थी। आज उन्हीं बच्चों को अपने ही माता पिता की उपस्थिति खलने लगी है। उनके प्यार और दुलार को वे सिरदर्द समझते हैं। सविता अक्सर सतीश जी को अकेला छोड़कर कई दिनों के लिए अपने बेटे या फिर बेटी के पास उनके बच्चों को संभालने के लिए चली जाया करती थी और सतीश जी भी कभी मना नहीं करते थे। भले ही सविता अनुपस्थिति में उनका काम बढ़ जाता था, ऑफिस के साथ ही साथ घर का भी काम उनके सिर पर आ जाता था। सविता के बेटा बहू व बेटी दामाद दोनों वर्किंग थे। उन्हें जब भी सविता की मदद की आवश्यकता पड़ती, बेटा बेटी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सविता को अपने पास बुला लिया करते थे। पिछले महीने जब सतीश जी सेवानिवृत्त हुए थे तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। बेटा, बहू, बेटी, दामाद और उनके बच्चे सभी आए थे। यहाँ देख सविता और सतीश जी दोनों को यहाँ सोचकर अति प्रसन्नता हुई थी कि आज के ज़माने में जहाँ बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं उनके बच्चे उनका कितना ख्याल रखते हैं। सविता अपनी सखियों के मध्य कभी भी हाँ कहने से नहीं चूकती थी कि मेरे बच्चे मेरा अभिमान है। सतीश जी से तो वहाँ अक्सर कहती, अभी तो मेरे बच्चों के पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से जाती हूँ, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बच्चों के पास ही चल कर रहा करेंगे। तब सविता को कहाँ पता था कि उसके अपने बच्चों का विचार उनके प्रति ऐसा है। सतीश जी की रिटायरमेंट पार्टी के बाद बेटी दामाद अपने घर जा चुके थे। बेटा बहू जाने की तैयारी में लगे थे। बहू आरती को नारियल के लड्डू बेहद पसंद है। यही सोचकर जब सविता अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाकर एक टिफ़िन में लेकर उनके कमरे के करीब पहुंची ही थी कि दरवाजे पर वह ठिठक गई। आरती अपने पति शुभम से कह रही थी, देखो अब हमें मम्मी जी की ज़रूरत नहीं है। अंश अब बड़ा हो गया, तुम उन्हें साथ चलने को मत कहना।
क्योंकि अब वो अकेली नहीं, उनके साथ पापा जी भी चलेंगे। पापा जी रिटायर जो हो गए हैं, तुमने देखा ना तुम्हारी बहन ने कैसे बड़ी चालाकी से मम्मी जी को यहाँ कहकर टरका दिया कि मम्मी अब आप यहाँ पापा के साथ ही रहिए, पापा को आपके साथ की ज़रूरत है। तभी शुभम बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूँगा मम्मी को साथ चलने के लिए, ठीक है। यह सब सुनकर सविता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके दिल को धक्का लगा, वहाँ पूरी तरह से टूट गई। बेटा बहू, बेटी दामाद ने उसके प्यार और जज्बातों का फ़ायदा उठाया, यह सोच कर सविता ने चुप्पी साध ली थी। एक रोज़ सुबह सुबह सविता ने सतीश जी से कहा, मुझे आश्रम ले चलिए, मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर सतीश जी ने भी बगैर कुछ कहे हामी भर दी, यह जानते हुए कि सविता को आश्रम और सत्संग में कोई खास रुचि नहीं है। दोनों तैयार होकर शहर से दूर स्थित एक आश्रम में सत्संग एवं मन की शांति ढूंढने के लिए निकल पड़े। सविता अपने चित्त को शांत करने के लिए कार में भी भजन सुनने लगी। सतीश जी बिना कुछ कहे चुपचाप ड्राइव करते रहे। शहर से काफ़ी दूर हाईवे पर निकल जाने के बाद भी सविता चुप ही रही। तभी अचानक कार बंद हो गई। काफ़ी कोशिशों के बाद वह स्टार्ट नहीं हुई। तब फिर सतीश जी ने कार सर्विसिंग सेंटर में बात की तो उन्होंने बताया कि उनका एक ब्रांच हाईवे पर ही कुछ दूर में है, थोड़ी ही देर में मैकेनिक पहुंच जाएगा, तब तक वो वहाँ इंतज़ार करे। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी सतीश जी ने देखा रोड की दूसरी तरफ घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। मैकेनिक के आते ही तक दोनों को वहीं रुकना था, सो दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी पर पहुँचे तो वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली जो स्टोव में दूध उबाल रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बेंच रखा था। और सामने एक लकड़ी का पटिया जिस पर कांच की 2 बर्नियाँ रखी थी, जिसमें एक में कुछ बिस्कुट्स थे और दूसरे में कुछ रंग बिरंगी पेपर में बंधी टॉफ़ी और चॉकलेट। सविता और सतीश जी को आया देख वहाँ बुढ़िया खुश होती हुई बोली, आइए साहब, आइए मैम साहब, आइए चाय पियेंगे? मैडम अदरक इलायची वाली चाय बनाऊँ? सविता उदासी भरे लफ्ज़ों में बोली, हाँ अदरक इलायची वाली बना दो। चाय चढ़ाती हुई उस बुढ़िया ने कहा, कहाँ जा रहे हैं मैडम आप लोग? सविता ने अनमने ढंग से जवाब दिया, आश्रम जा रहे हैं सत्संग के लिए। अच्छा, कहकर वहाँ बुढ़िया थोड़ी देर रुक गई, फिर बोली, मैडम वहीं आश्रम से कुछ ही दूर पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ भी चले जाइएगा, वहाँ भी बहुत अच्छी जगह है। अभी यह सब बातें हो ही रही थी कि कार सर्विस सेंटर से मैकेनिक भी आ गया और सतीश जी उसके साथ कार की तरफ चले गए। चाय बनाती हुई उस बुढ़िया ने फिर से कहा, मैडम चाय के साथ कुछ बिस्किट्स भी दे दूँ? हाँ बिस्किट्स दे दो। तब तक सतीश जी भी आ गए। छोटे छोटे कांच के गिलास में चाय और चीनी, मिट्टी के प्लेट में 4 बिस्किट्स देते हुए हाँ बुढ़िया बोली, लीजिए आप लोगों की गर्मा गर्म चाय बिस्किट। झोपड़ी में रहने के दौरान सविता ने यह गौर किया कि सारा काम हाँ बुढ़िया अकेली ही कर रही है। चाय भी वहीं बना रही है, नाश्ता भी वहीं बना रही है और सर्व भी वहीं कर रही है। केवल बर्तन उठाने व मांजने धोने के लिए ही उसने एक लड़का रखा है। इतना सारा काम करने के बावजूद
उसके माथे पर जरा सा भी शिकन नहीं है। ऊपर से उसके चेहरे पर आए पसीने की बूंदें उसके चेहरे के संग चमक रही थी। यहाँ देख, सविता चाय का घूंट लेती हुई बोली, तुम अपना सारा काम अकेली ही कर रही हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? इस पर वहाँ मुस्कुराती हुई बोली, मैडम, सड़क के उस तरफ एक बस्ती है जहाँ मेरा पूरा कुनबा रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। सबकी शादी हो गई है और उन सबके भी बच्चे हैं। सभी बच्चे मेरी ही गोद में पले बड़े हैं, पर आज किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। पति को गुजरे भी ज़माना हो गया। फिर वह थोड़ी ठंडी सांस भरती हुई बोली, अब मैडम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो क्यों किसी के साथ की उम्मीद करना। अब बच्चों को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो ना सही, मैं क्यों इसका गम मनाऊं और इस बात पर रो। दिन भर यहाँ काम करती हूँ, चाय नाश्ता बेचती हूँ और आराम से रहती हूँ। अकेली है तो क्या गम। उस बुढ़िया की बातें सुनकर सविता सोचने लगी, जब ये अकेली इतना खुश रह सकती है तो वहाँ क्यों नहीं, उसके साथ तो उसका हमसफ़र भी है। बुढ़िया की बातों के साथ साथ सविता और सतीश जी ने चाय पी ली और तब तक कार भी ठीक हो गई। चाय और बिस्किट्स के पैसे दे जैसे ही सविता और सतीश जी कार में बैठे, सविता ने कहा, आश्रम नहीं, आश्रम से आगे जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ चलते हैं। ऐसा कहते हुए सविता ने रेडियो पर FM का बटन दबा दिया, जिस पर गाना बज रहा था, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। उस बूढ़ी औरत से मिलकर सविता के होठों की मुस्कान लौट आई थी और चेहरे पर पिछले 1 महीने से जो गम के बादल छाए हुए थे